आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में हम चर्चा करने जा रहे हैं महायुद्ध की। जंग जारी है, क्या आने वाले दिन भारी हैं? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में किए जाने वाले इस प्रयास की कड़ी सुरक्षा से ही प्रारंभ होती है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब व्यक्ति सुरक्षित न हो, उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी? हम तो संबंध पूरी दुनिया से हैं हमारे पास, और हमको लगता है भारत को आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं मोदी, और धीरे धीरे हमें तेल नहीं वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ आ जाएंगे। इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और वो नाकाबिले बर्दाश्त भी है, और कहीं ना कहीं जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय उनका भी उल्लंघन है। जिस प्रकार से बगैर अपनी अमेरिका की संसद तो छोड़िए, उन्होंने कांग्रेस के अलावा अमेरिका के वहाँ यूएनओ से भी परमिशन लिए बगैर जो किसी एक देश के ऊपर हमला करना। राम राज इनको पसंद नहीं, इनको रावण राज पसंद है। जो इनका समय में जो उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचता था, दंगे होते थे, बरेली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, सहारनपुर, बुलंदशहर, कोई जगह छूती नहीं थी मेरे भाई। अब उत्तर प्रदेश के लोग शांति से रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, तो सुकून से ये रहना नहीं चाहते। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब 7वें दिन तक बेहद भीषण लड़ाई में तब्दील हो चुका है। कई देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और वैश्विक बाजार, खासतौर पर ऑयल ट्रेड पर इसका अच्छा खासा असर दिख रहा है। ईरान में नई सरकार को लेकर मंथन जारी है, तो ट्रंप फिर चेतावनी दे चुके हैं कि कट्टरपंथी सरकार पर वार जारी रहेगा। उधर वैश्विक बाजार में इस लड़ाई का असर दिखने लगा है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, अमेरिका इजराइल का अगला कदम अब क्या? इसी पर आज की महाबहस करेंगे। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी है, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कमर आगा जी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, विदेशी मामलों के जानकार, संजीव श्रीवास्तव जी डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं। ईरान की अगुवाई, ट्रंप की धमकी आई। ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इजराइल और अमेरिका बार बार और बड़ा हमला करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ईरान स्पष्ट कर चुका है कि ये जंग जारी रहेगी। खाड़ी की लड़ाई अब बाजार तक आई। 7 दिन बीत चुके हैं इस युद्ध को शुरू हुए, और अभी लग रहा है कि आगे ये युद्ध चलेगा और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये खाड़ी देशों के बीच में जो लड़ाई छिड़ी है इस पूरे खित्ते में, अब बाजार पर उसका असर दिखने लगा है। अमेरिका इजराइल का अगला कदम अब क्या होगा? क्योंकि अभी तक जो युद्ध हुआ है उसका कुछ निर्णय निकल करके नहीं आया। खामनेई को मार दिया अमेरिका ने, उसके बाद भी ये युद्ध चल रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, इजराइल और अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो इस जंग की अब दिशा क्या है, अब इसके आगे क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। तो पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह जी है, उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। समीर जी, यही सवाल आपसे कि अभी तक जो जंग चली, 7 दिन का युद्ध, उसका क्या नतीजा निकला? क्या प्लान क्या था अमेरिका और इजराइल का कि उनको क्या करना है ईरान के साथ, जब ये पता चलेगा कि भाई ये निर्णय निकला इस युद्ध का? खामनेई को मार दिया, उसके बाद भी युद्ध चल रहा है। ईरान तो पीछे नहीं हटा, ना उसने घुटने टेके, ना फिलहाल वो सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जरूर पूजा पाठ करवाने लग गए हैं, लोग उनको मानसिक शांति पहुंचे उसके लिए। आज एक तस्वीर काफी चर्चा में रही, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। नहीं, देखिए आस्था जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो भारत अपनी स्थिति को देखते हुए, भारत दोनों तरफ से, अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के हित में जो कदम होगा उसको उठाने का काम किया है, और भारत के हित में जो भी होगा उसको हम उठाएंगे।
आप चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को देख लीजिए, ईरान और आज इजराइल के बीच की स्थिति को देख लीजिए, रसिया और यूक्रेन के बीच को युद्ध को देख लीजिए। दुनिया भर के अंदर जो इस प्रकार के तनाव और युद्ध चल रहे हैं उसमें भारत ने अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट किया और भारत बड़ी मजबूती से, तेजी से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमारा देश आत्मनिर्भर है, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की एकता को माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर मजबूत किया है और पूरी दुनिया ये मानता है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है, भारत एक समृद्ध राष्ट्र है और भारत तेजी से विकास कर रहा है। इस नाते मैं कहूंगा कि हमारी विदेश नीति, हमारी विदेश नीति जुड़ी हुई, समीर जी, दूसरी जो चिंता आती है जब युद्ध चलते हैं बाजार से जुड़ी हुई, और खाड़ी देशों में अगर स्थिति ऐसी है तो अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लोगों के दिमाग में जो पहला शब्द आएगा वो होगा क्रूड ऑयल, तेल। आप देखिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों से तस्वीरें सामने आई, लोग बाग अपना 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर लेके लाइन लगा के खड़े, उनको ऐसा लग रहा है तो दाम बढ़ जाएगा या उसकी कमी हो जाएगी या वो खत्म हो जाएगा, युद्ध जैसी स्थिति है, पता नहीं आगे क्या हो। और जो लोग खेती के कामकाज से जुड़े हैं उनको तो ट्रैक्टर में भरवाना है, उनका तो 60-65 लीटर डीजल का खर्चा है ही रोजाना का। तो अब लोगों के अंदर ये या तो अफवाह फैल रही है या वो खुद से शंका व्यक्त कर रहे हैं। नहीं। हाँ। आस्था जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे होंगे लेकिन वो अफवाह टिकेगी नहीं। भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तेल पर्याप्त है, हमें कोई तेल की दिक्कत नहीं, हमें कोई तेल की दिक्कत नहीं और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय योगी जी का नेतृत्व है और देश का नेतृत्व माननीय मोदी जी का नेतृत्व है और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है। हमें इन सब शंकाओं से दूर रहना चाहिए। भारत और उत्तर प्रदेश समृद्ध है। हम नागरिकों को, आपके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ये अपील करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेल भी उपलब्ध है, बिजली भी उपलब्ध है, पानी भी उपलब्ध है, सभी प्रकार की जरूरतें उत्तर प्रदेश के ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और दूर दराज पहुंचेगा और लोग बाग पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि ना सिर्फ लोग अपनी गाड़ियों को लेकर पहुंच रहे हैं, छोटी बड़ी बोतलें, छोटे साइज के ड्रम तेल लेकर पहुंच रहे हैं, वो स्टोरेज भी करना चाह रहे हैं। तो ये और खतरनाक स्थिति हो जाती है कि अगर किसी के अंदर ये डर बैठ जाए कि भाई खत्म हो जाएगा, वो स्टोर करने लगेंगे तो दूसरे किस्म की समस्याएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि स्टोरेज जब भी होता है तो चीजों के दाम आने वाले समय में स्वाभाविक बढ़ जाते हैं और अफवाह अगर भयंकर रूप ले ले तो फिर इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ता है, बाजार के रूप में ओवरऑल चीजों के प्राइस पर इसका असर पड़ता है। धर्मेंद्र यादव जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, खाड़ी देशों पर ईरान पलटवार कर रहा है, उसका मैसेज बिल्कुल साफ है, जो उससे उलझेगा या जो इजराइल अमेरिका का साथ देगा, समझिए आज की डेट में वो ईरान का दुश्मन और उसके खिलाफ जंग का ऐलान है। वहां की स्थिति जल्दी थमती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बीच भारत की अगर हम बात करें, क्या आने वाले दिनों में किसी तरह का कोई बाजार पर असर, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई हाथ पांव फुलाने वाली बात नहीं है, लोगों को सब्र से काम लेना है बस। हाँ, मुश्किल परिस्थिति है लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें हमारे हाथ से बाहर हैं। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर साहब ने बताया कि भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पूरे वक्तव्य में एक बार भी नहीं बोले कि भारत विश्वगुरु है। तो आज जो हमारे विश्वगुरु हैं, विश्व चेला की भूमिका में काम कर रहे हैं, ट्रंप हमें बता रहे हैं कि आपको फ्रांस से तेल खरीद सकते हो। तो ये भारत की साख दुनिया की नजरों में जो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, मुझे वो समय याद है जवाहरलाल नेहरू साहब जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका एक समुद्र में ट्रांसमीटर लगाना चाहता था ताकि बाकी देशों के जो जहाज उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सके। और उस समय जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उसे समुद्र में एक ट्रांसमीटर नहीं लगाने दिया था, तब देश विश्वगुरु था। तब हमारे पास संसाधन इतने कम थे, फिर भी हम विश्वगुरु थे। आज जब भारत के अंदर कोई ये मेहमान आया, ईरान का जो आपका युद्धपोत आया और भारत के ट्रायल में शामिल हुआ और वो भारत की सीमा से मात्र 300 किलोमीटर दूर जा करके उसको इजराइल ने ऐसे कर दिया कि वो जमीन समुद्र में डूब गया। पनडुब्बी से उस पर हमला कर दिया, पनडुब्बी मिसाइल से हमला किया। देखिए, कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ गए, विदेशी मामलों के जानकार, वो इस मुद्दे पर और व्यापक अपनी राय रखेंगे। लेकिन चलिए, पक्ष विपक्ष इस पर अपनी राय रख रहा है। समीर जी, 20 सेकंड बताए पहले। जी, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कोई जानकारी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा कर रहे हैं,
इनको नहीं, आप कोई बोल रहे हैं कि जानकारी अभी नहीं है। कल का ट्रम्प भारत से और आज का ट्रम्प भारत बताएगा। जमीन आसमान आज का का भारत अंतर है। आज हम ट्रम्प से पूछ के टेक्नोलॉजी तेल के खरीद रहा क्षेत्र है। में, आज हम ऊर्जा ट्रम्प के से पूछ क्षेत्र के में, तेल आज हम खरीद रहा है, यही भारत बहुत है। सारी स्पेस ट्रम्प से के पूछ के क्षेत्र में, सरेंडर कर रहा है, यही टेक्नोलॉजी भारत के है। क्षेत्र वही में तो हम बता रहा हूं बहुत मैं। आगे हैं। आपके चलिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी क्योंकि ये जो बहस है वो पक्ष और विपक्ष की नहीं है, ये कहीं से भी पॉलिटिकल नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और मुश्किल हालात हैं और दूरगामी क्या असर पड़ने जा रहा है और यहाँ पर किस देश की किस बात का क्या मतलब, यह आकलन निकाला जाना चाहिए। मुझे लगता है उस पर कमर आगा साहब, विदेशी मामलों के जानकार, बेहतर स्पष्ट तरीके से हमें समझा पाएंगे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, दोनों खामोश हो जाइए फिलहाल कुछ देर के लिए। कमर आगा साहब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और दो और मेहमान हमारे बीच में, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले कमर आगा जी, सर आपसे भी वही सवाल है, ये जंग अभी आपको कहां आती दिखाई दे रही है? अमेरिका ने जो सीरिया के साथ किया, अमेरिका ने जो लीबिया में किया, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में किया, अमेरिका ने जिस भी देश के सामने ये युद्ध जैसी परिस्थिति को बनाया, उससे युद्ध किया और उसने जल्द घुटने टेक दिए। उसका क्या अंजाम हुआ हमने देख लिया, लेकिन ईरान तो झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप भी मानने को तैयार नहीं। तो ये जंग कहां जाती दिख रही है? देखिए, बाकी देशों के पास इतनी क्षमता नहीं थी, उनकी आर्मी भी कमजोर थी। और जहां तक ईरान का सवाल है, तो ईरान ने को मालूम था कि एक ना एक दिन इजराइल अमेरिका उस पर अटैक करेंगे। एक बार कर चुके थे जून में, फिर उसके बाद बार बार खबरें आ रही थी कि दोबारा से तैयारी हो रही है। तो वो पूरी तरीके से तैयार थे, उन्हीं ने अपने वेपन सिस्टम्स, उन्हीं ने सारी चीजें देश की उसी हिसाब से डेवलप की थी। अब देखना ये है कि कितने दिन ये जंग लड़ सकते हैं। दूसरी चीज एक ये भी है कि ईरान ने काफी क्षति इजराइल और अमेरिकन को भी पहुंचाई है। रिपोर्ट ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि क्षति तो पहुंची है। खासतौर से तल अवीव, हैफा और कई शहरों में काफी बमबारी की है, जिसकी रिपोर्ट आ रही है। उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको इजरायली रोकने में असमर्थ नजर आते हैं। दूसरी बात ये भी है कि एक इजराइल की या अमेरिका की एक रेड लाइन होगी, वो उससे ज्यादा क्षति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अमेरिकन ने एक अपना न्यूक्लियर मिसाइल की भी टेस्टिंग की है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो कि 6000 मील तक जा सकता है और उसकी क्षमता भी बहुत है पेलोड की। ये एक इंडिकेशन अमेरिकन ने दिया है कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए वेपन्स का, नहीं तो हम न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंगे या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, ये एक वार्निंग शॉट थी जो उन्हीं ने ज़रूर दिया है। दूसरी बात ये कि ईरान के अंदर नेशनलिज्म है और काफ़ी डीप रूटेड है। जो इनके आपस के डिफरेंसेस थे वो भी काफ़ी पूरे हो गए, अब हो गए हैं, जो हमें नज़र आता है। जिस तरीके से वहाँ पे ईरान में हमेशा से हमने देखा है, जब भी किसी ने अटैक किया है तो ये लोग अपने आपस के रिश्ते छोड़ के पहले लड़ते हैं। उनका मानना ये कि पहले देश है, फिर बाद में ये सब झगड़े हैं। सद्दाम हुसैन ने जब 1980 में अटैक किया था, 8 साल युद्ध चली थी, उस समय ईरान के पास सेना भी नहीं थी। शाह ऑफ ईरान की जो सेना थी वो 79 में रेवोल्यूशन आया, 80 में अटैक हुआ और कुछ ही समय के बाद तो वो सेना, इमाम खुमैनी जो लीडर ऑफ रेवोल्यूशन थे उस समय, सुप्रीम लीडर थे उस समय के, उन्हीं ने डिसॉल्व कर दी थी। उनको डर इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ये सेना कू करके फिर रजा शाह पहलवी को वापस ले आए। लेकिन उसके बाद उन्हीं ने वॉर के चलते हुए सेना बनाई, लड़ाई लड़ी और सद्दाम हुसैन को मजबूर किया वापस करने में। मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये लोग आर्यंस हैं, इनको बहुत गर्व है अपने आर्यन होने का, और ये जो है एक आसानी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, ये सही है कि स्टेटमेंट में भी आया ईरान की ओर से कि हम इतने 1000 साल पुरानी सभ्यता हैं, हमारा अपना एक कल्चर है, हमारा एक इतिहास है, हमको यूं ही नहीं मिटाया जा सकता। और जिस मोड में ईरान लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है वो ठान के बैठा है कि या तो आर या इस बार पार, मतलब या तो मिट जाएंगे या मिटा देंगे, लेकिन इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा, चाहे वो जीवित सभ्यता के रूप में हो, चाहे वो आगे क्या हो, ये अभी फिलहाल कोई नहीं जानता और उसका आकलन करना भी फिलहाल बड़ा मुश्किल है। कमर आगा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। संजीव श्रीवास्तव जी, डिफेंस एक्सपर्ट। संजीव जी, क्या ईरान ने अपनी युद्ध की तैयारियों से दुनिया को चौंकाया है? क्या इजराइल और अमेरिका, ईरान की क्या तैयारी है युद्ध को लेकर, उसके पास किस प्रकार के हथियार हैं? क्योंकि अभी तक जितनी लड़ाई लड़ी गई उसमें कहा जा रहा है कि बहुत ही सस्ते ड्रोन ईरान के पास हैं, जिससे कई मिलियन का नुकसान इजराइल और अमेरिका का कर दिया ईरान ने।
और अब उसी तरह के सस्ते हथियारों के लिए यूक्रेन की शरण में जाना पड़ रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति को। नहीं, देखिए आस्था जी, ईरान की जो इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप अभी बची हुई है, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के द्वारा मैसिव मिलिट्री कैंपेन चलाया जा रहा है। और इस अमेरिका और इजराइल का जो ये मिलिट्री कैंपेन था, उसके डे 1 में ही उन्होंने पहली ही स्ट्राइक में वहां की सारी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, जो टॉप रंग की जो लीडरशिप, जिसमें कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनाई भी शामिल थे। और एक पहले ही दिन उसको डिवास्टेटिंग ब्लो जो दिया। और मैं इसके फर्दर आगे मैं अगर करंट सिचुएशन से जाने से पहले मैं एक दो बातें ईरान की इस्लामिक रिजीम के संदर्भ में भी रखना चाहता हूं, जो कि हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ईरान एक प्राचीन सभ्यता वाला राष्ट्र है, सिविलाइजेशनल स्टेट है, नो डाउट, और एक बहुत ही गर्व और अभिमानी लोग हैं ईरान के। और ईरान के जो लोग हैं वो जाहिर है कि अपने राष्ट्र की संप्रभुता को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और अपने राष्ट्र के गौरव को जाहिर है कि उसको डिफेंड करने के लिए हर तरीके से वो अपना प्रयास करेंगे। लेकिन जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, उसके अंदर के बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस थे जिसकी की वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो युद्ध एक दिन होना ही था, जैसा कि आगा साहब ने कहा कि उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा होगा। तो क्योंकि देखिए, उसकी जो जड़ें हैं उसको भी हमें समझना आवश्यक है कि ये ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, वो जिस तरीके की नफरत, जिस तरीके की जो सोच इजराइल और पूरी यहूदी सभ्यता के प्रति रखती है, वो बहुत ही ज्यादा इजराइल को इनसिक्योर करता रहा है हमेशा से। और लेकिन संजीव जी, फिर उसके आगे सवाल यही आ जाता है कि लीडरशिप को तो खत्म कर दिया, तो फिर तो युद्ध रुक जाना चाहिए, मतलब कोई निर्णय निकल आना चाहिए, कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए। पर अभी तक तो मुझे लगता है ये बहुत अनक्लियर है कि इस युद्ध का असल पर्पस क्या था। अली खामनेई, चलिए उनको आपने मार दिया, इतना ही नहीं, बहुत सारे कमांडर्स जो उनकी कोर टीम का हिस्सा थे उनको आपने मार दिया। अली खामनेई की एक कह लीजिए कि उनकी टीम या उनके आसपास के लोग थे, ज्यादातर लोगों को आप नुकसान पहुंचा चुके हैं, तो अब इसके आगे क्या? देखिए, मैं लेट मी जस्ट कंप्लीट। मैं अपनी जो इस बात को एक दो बातें और रह गई हैं, मैं पहले उसको कंप्लीट करना चाहूंगा। देखिए, ये जो यहूदी सभ्यता की जो इतनी नफरत, ये जो घृणा जो इजराइल की जो इस्लामिक रिजीम के अंदर थी, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, और जिसको कि लेकर के उनको अपने अप्रोच में बदलाव लाने की तुरंत आवश्यकता थी। जब सऊदी अरबिया, बहरीन और यूएई जैसे राष्ट्र इजराइल के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी कदम बढ़ा सकते हैं, तो आखिर ईरान में ऐसी क्या दिक्कत थी? ईरान क्यों नहीं इजराइल के साथ बातचीत कर सकता था? लेकिन नहीं, वो बातचीत तो करना दूर, उसे वर्ल्ड मैप से वाइप आउट करने के मंसूबे पाल रखे थे, और ये इजराइल को बहुत इनसिक्योर करता था। यदि इजराइल ईरान इस्लामिक रिजीम को न्यूक्लियर वेपन से एक्वायर न कर देने के लिए संकल्पबद्ध था, तो उसके पीछे कारण ये था कि इस्लामिक रिजीम जो होलोकॉस्ट को डिनाई करती है, जो कि डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे वहां लगाए जाते थे, उससे इजराइल बहुत इनसिक्योर रहता था। 90 लाख की आबादी वाला एक जो राष्ट्र, जिसके लिए तो एक या दो न्यूक्लियर बॉम्ब ही काफी है। और दूसरा, आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की इस्लामिक रिजीम की जो नीति रही है, वो भी उसके आज इस तरीके की स्थितियों का कारण रही है, उसको भी हमें इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका प्रश्न आते हैं अभी कि आज की क्या स्थिति है, देखिए आज की स्थिति में मैं ऐसा मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को उनके जो इस्लामिक रिजीम को कमजोर करने के जो लक्ष्य थे, उसमें बड़ी सफलताएं पहले से मिल रही है। ऐसे में उनको भी चाहिए कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर आए। ठीक है, संजीव जी, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को चेतावनी, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा, यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। ईरान के सरेंडर किए बिना कोई डील नहीं होगी। बर्बाद हो रहे ईरान को शानदार बनाएंगे, हम ईरान को पहले से बेहतर बनाएंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के सरेंडर के बाद नया नेता चुना जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को पहले से बेहतर बनाएंगे और ईरान के सरेंडर के बाद नया नेता चुना जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक भी है। सुनील जी, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह ताजा बयान, यानी कि वहां पर खामनेई के बाद अब जो उनके उत्तराधिकारी हैं या जो उनका नाम सामने आ रहा है, उसे भी अमेरिका खारिज कर रहा है। मतलब उसको वहां भी दखल अंदाजी चाहिए या वहां भी अप्रूवल अमेरिका का होना चाहिए कि अब आगे ईरान की बागडोर कौन संभालेगा। और ट्रंप कह रहे हैं कि डील अब तभी होगी, बातचीत अब तभी होगी। देखो, आज तक ट्रंप कब क्या कहें इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। और अधिकतर यदि हम आधे दशक की बात करें, 5 साल की बात करें,
पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, तो जो देश मित्र थे वो मित्र नहीं रहे, जो दोस्त थे वो दोस्त नहीं रहे। जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां निकल के आ रही हैं उनको समझना, पटरी पर लाना, कूटनीतिक तरीके से उनको हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और ये समझना पड़ेगा कि जो इस समय सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है उससे सब लोग भयभीत हैं। हर देश, जो उनके बहुत कोर कमेटी के सदस्य हुआ करते थे देश, आज उनकी भी आप चर्चा करेंगे तो वो उनके साथ नहीं है। और इसलिए नहीं है, वो कुछ सुबह कुछ कहेंगे और शाम को कुछ कहेंगे। ये भरोसा करना थोड़ा सा उनसे मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये जरूर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल दें कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में किस राजनीतिक दल की सरकार थी और दूसरे जब राजनीतिक दल की सरकार नहीं रही, तख्ता पलट हो गया, तो हमको कितनी मुश्किल हुई। पाकिस्तान के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में किसकी सरकार होती है और किसकी सरकार नहीं होती। श्रीलंका में तो निश्चित तौर से ये प्रभावित करती हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। कूटनीतिक तरीके से जब हल करते हैं तो किस देश में किस राजनीतिक दल की सरकार है, इसको बदला नहीं जा सकता। और हर देश ये चाहता है कि वही सरकार चुनी जाए पड़ोसी देशों में, या जो हमारे मित्र देश हैं, जिससे कि हम जो संबंध डेवलप करते हैं, चाहे व्यापारिक हो, चाहे सैन्य समझौते हों या अन्य समझौते हों, वो आसानी से हो सकें। और वह उस स्तर पर जाने के लिए देखेंगे तो मैं वही देख पा रहा हूं कि अब थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल हो रहा है अभी। और दूसरी बात, विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल किसी भी देश में हो, देखेंगे जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो अधिकतर हमने देखा है कि विपक्ष सत्ता के साथ होता है। और सत्ता के साथ इसलिए होता है कि सरकार दूसरे देशों की सरकार के संपर्क में होती है, विपक्ष संपर्क में कम हो पाता है। तो जब निर्णय सरकार लेती है तो निश्चित तौर से देश हित में ही लेती होगी। ठीक है। अब हर चीज के लिए ट्रंप तो नहीं हो सकते मोदी जी, कि हर चीज के लिए मोदी जी बयान देंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है अपने देश के बारे में कि जो धैर्यता पूर्वक जो सरकार के बयान आ रहे हैं, जो निर्णय लिए जा रहे हैं। आप विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है कि क्या अमेरिका में विपक्ष नहीं है? अमेरिका का विपक्ष कहां है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, एक के बाद एक, जिस मर्जी देश के राष्ट्रपति को चाहे किडनैप कर लिया, जिस देश पर वो जो देश उनकी लिस्ट में आया उसके खिलाफ उन्होंने बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए, जबरदस्ती युद्ध की तरफ उनको धकेला, अपनी जमीन पर एक चिंगारी ना गिर जाए, लोगों को आपस में लड़वा दिया और उसके बाद पीछे से उसको बैक कर रहे हैं। एक तरीके से अमेरिका को भी ट्रंप की लीडरशिप में युद्ध, एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध, दूसरे युद्ध के बाद तीसरा युद्ध, और आप कंक्लूजन अगर उठा करके देखेंगे तो क्या कंक्लूजन निकला उस युद्ध का? क्या फायदा एक अमेरिकन को हो गया और क्या फायदा इससे डोनाल्ड ट्रंप को होने जा रहा है? अमेरिका में कुछ नेता जरूर इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये जो वॉर है ये स्टॉप होना चाहिए, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनको भी उठा कर फेंका जा रहा है वहां से। कमर आगा साहब हमारे बीच में है। कमर आगा जी, आज डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है क्रूड ऑयल को लेकर, जहां पर यह कहा जाता है कि भाई ठीक है, इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीदना चाहे 30 दिन के लिए, अब देश का विपक्ष ये हमले कर रहा है कि इसके लिए भी अमेरिका हमें परमिशन दे रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय ऐसे हालात बनते हैं, कहीं युद्ध चल रहा है, किसी तरह की परिस्थिति फंसी हुई है और जो एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे उसमें वो क्रूड ऑयल आए, चाहे खाने पीने का सामान आए, एक देश जिस रसद से या जिन चीजों से चला करते हैं, तो ये तो एक अपने आप में ही स्वघोषित होता है कि वो पहले देश हित के हिसाब से फैसला होगा। उस परिस्थिति में कोई किसी को मजबूर नहीं करता या किसी की परमिशन के अधीन नहीं होता कि मैं उससे खरीदूं या नहीं खरीदूं। अब देश की जरूरत पूरी करनी है, जहां से मिलेगा वहीं से पूरी करेंगे ना। कमर आगा जी। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल में उसका कारण यह है कि भारत को कह रहे हैं 1 महीने के लिए खरीद लीजिए आप, क्योंकि तेल की कमी पूरी हो जाए। गल्फ से आने वाला तेल जो था, खाड़ी के देशों से जो तेल आने वाला था, वो लगभग बंद सा होता चला जा रहा है बगैर गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद किए हुए। मैंने पहले भी बताया, कोई वहाँ शिपिंग नहीं, कोई जहाज जाने पे तैयार नहीं, तेल लाने पे तैयार नहीं, उनको डर लगा हुआ है वॉर का। दूसरी बात ये, भाई ये बेसिकली लड़ाई ही तेल की है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल के दुनिया में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। ईरान के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, ये दोनों मिलके इसलिए कर रहे हैं कि ईरान में तेल और गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत लोकेटेड है। एक तरफ तो इसका बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, पहले भारत से मिलता था आज़ादी से, फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी तरफ इराक
फिर टर्की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अज़रबैजान, अर्मीनिया, कॉकेशस में जाके मिलते हैं। इन सब जगहों पे तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं और सेंट्रल एशिया में भी तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। ग्रीन लैंड को कहते हैं, वहाँ पे कब्जा होना चाहिए, वहाँ पे भी तेल है। इनकी पॉलिटिक्स ये है कि तेल पे अगर कब्जा हो जाता है उनका, अमेरिकन्स का, तो फिर उसको एज ए वेपन भी वो यूज़ कर सकते हैं और जिसके खुश होंगे उसको देंगे। और नहीं, उनका कहना ये कि ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए ऑयल एंड गैस पे अगर अमेरिका को अब 21st सेंचुरी में सुपर पावर बनाए रखना है। तो ये तो इनकी बेसिक नीति है। और दूसरी बात ये कि जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल कितने देशों पे अटैक कर सकता है? हर जगह पे वो कहता है उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सीरिया को बर्बाद कर दिया, लेबनान के अंदर, साउथ लेबनान में बैठे हैं, सीरिया का एक बड़ा हिस्से पे कब्जा करके बफर जोन बना लिया। सिनाई को कह रहे हैं कि वो भी हमारा बिब्लिकल लैंड का पार्ट है। फिलिस्तीनियों की जो जमीन उनको थी उससे उनको फिलिस्तीनियों को निकाला जा रहा है। गजा में नरसंहार किया इन्हीं ने। फिर उसके बाद इजराइल इराक को बर्बादी, पहले यही प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू थे, कहने लगे अगर सद्दाम हुसैन हट जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में पीस आ जाएगी। कि कहने लगे कि लीबिया के अंदर बड़ा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स है, वहां की रिजीम हटनी चाहिए। अब उसके बाद अभी ईरान का नंबर सवाल यही है कि ये सिलसिला कहां रुकेगा जाकर, और अब तक जितना भी ये सब कुछ हुआ है उसका क्या नतीजा निकला है। फिलहाल तो ये लड़ाई जल्दी रुकती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा है और वहां डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि जब तक वहां पर उनकी ओपिनियन से आगे नेता नहीं चुना जाता तब तक डील नहीं हो सकती। और तीसरी तरफ इजराइल है, उसका तो रुख सभी जानते ही हैं। आप सभी का फिलहाल धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब 7वें दिन बेहद भीषण लड़ाई में बदल चुका है। कई देश चपेट में आ चुके हैं। वैश्विक बाजार, खासकर ऑयल ट्रेड पर इसका असर दिख रहा है। ईरान में नई सत्ता को लेकर मंथन जारी है, तो ट्रंप फिर चेतावनी दे रहे हैं कि कट्टरपंथी सरकार होगी तो वार जारी रहेगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।